Welcome student. So in continuation our previous class जिसमें मैंने आपको समाजशास्त्र के 3 बिंदुओं के आधार पर समाजशास्त्र को समझाने का प्रयास किया। सब्जेक्ट को व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, नीड अराइज टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड बेनिफिट्स टू स्टडी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मतलब इसकी अपॉर्चुनिटीज़ रिस्क क्या है, आप क्या कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें मैंने आपको व्हाट इज़ सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताया क्या है ये समाजशास्त्र, और नीड जब अराइज हुई तो क्यों आवश्यकता महसूस होने लगी हमें समाजशास्त्र की, और क्योंकि ये यूरोपीय समाज में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर उस समय की वहाँ क्या पृष्ठभूमि रही होगी, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स रही होगी, या वहाँ क्या घटनाक्रम रहे होंगे, या ऐसी क्या वहाँ ज़मीन तैयार हुई जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी वहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर नहीं। और हमने इसको एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि हमने इसको इम्पोर्ट किया है, वी हैव इम्पोर्टेड दिस सब्जेक्ट, है ना। और सबसे पहले बम्बई के संस्कृत कॉलेज में जो है एज ए सब्जेक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो नीड अराइजेस में मैंने आपको बताया था कि क्यों सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें मैंने कुछ बिंदु बताए थे कि वहाँ घटनाक्रम क्या क्या हुआ था। तो पहला घटनाक्रम वहाँ पर पुनः जागरण या रेनेसा की बात करते हैं, दूसरा रिफॉर्मेशन मूवमेंट की बात करते हैं, तीसरा काउंटर रिफॉर्मेशन, चौथा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और एक एक को हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुनः जागरण क्या था जिसकी वजह से जो है सोशियोलॉजी एक विषय जिसमें समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, तो मतलब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ तर्क का उत्पन्न होना। तो ऐसी क्या बात हुई कि जिसमें तर्क सामने आने लगा हमारे, ऐसी क्या बात हुई जिसमें हमारे सामने तर्क आने लगा। तो जब हम तर्क की बात करते हैं तो लॉजिक, है ना, तो हम कोई भी चीज़ को जो समाज में जो समाज का जो विषय वस्तु, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु रही होगी उसको लॉजिकल तरीके से पढ़ने का प्रयास करना। तो ये लॉजिकल एप्टीट्यूड जो है तब डेवलप होता है जब हमारा जो पूर्व के रिलीजियस या ऑर्थोडॉक्स जो जड़ता होती है उस जड़ता में कमी आती है और एक नया परसेप्शन डेवलप होता है। तो ये जड़ता किसकी वजह से टूटी और नया जो एक एप्टीट्यूड डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण जो है वो पुनः जागरण, जिसको हम कहते हैं रेनेसा, है ना। पुनः जागरण मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है वहाँ पर, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर है, उनका रीबर्थ होना, उनका पुनर्जन्म होना। इट मीन्स रीबर्थ मीन्स इसका वापस से जन्म होना। ये जो है यूरोप के जो है वो लगभग मैं आपको ये बता दूं कि फ्रॉम 14th टिल 17th सेंचुरी की जो ये घटनाक्रम रही होगी, उस घटनाक्रम में ये जो है रेनेसा बिगिन जो है ये ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी में हो गया था एंड इट एंडेड इन द 17th सेंचुरी, या हम ये कि 17th सेंचुरी भी ख़त्म हो चुका था, 18th सेंचुरी आ गया था, 18th सेंचुरी के एंड तक जो है ये ख़त्म हुआ। और इट रिफर्स टू अ पीरियड इन यूरोप सिविलाइजेशन, यूरोपीय समाज में सभ्यता में ये एक ऐसा काल रहा है दैट वाज मार्क्ड बाय रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये यूरोपीय समाज का वह काल जिसमें जो भी शास्त्रीय शिक्षा और ज्ञान रहा, शास्त्रीय शिक्षा वो ज्ञान का मतलब है जो हमारा पुराना ज्ञान, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज जो थी, प्रीवियस नॉलेज वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस नॉलेज, जो पूर्व का जो नॉलेज थी वो हमारी धार्मिक ज्ञान के आधार पर थी। उनका रिवाइवल होना, उनको वापस से पुनः
उन सब चीज़ों को कि ऐसा हम सोचते आ रहे हैं या ऐसा हम क्या करते आ रहे हैं, तो हम क्यों करें और क्या इसके पीछे कारण हैं। द रेनेसां saw many contribution to the different field including new scientific laws, new forms of arts, architecture, new religious and political ideals। पुनः जागरण जो है वह विभिन्न क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन, चाहे वो वैज्ञानिक नियम हो, कला हो, स्थापत्य कला हो, नए धार्मिक और राजनीतिक मूल्य हों। अब ये हम जब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे कि पुनः जागरण का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ उस समय वहाँ पे, या उन्हीं को वापस देखने का प्रयास नहीं हुआ, चाहे वो कला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो राजनीतिक मूल्य हो, चाहे वे सामाजिक मूल्य हो, चाहे वे धार्मिक मूल्य हो, इन सभी मूल्यों का पुनः देखना, उनका रिवाइवल होना, उनका पुनर्जन्म होना, मतलब उनको नए तरीके से देखा जाना। जो भी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में प्रीवियस में पुराने जो चलते आ रहे हैं तौर तरीके, मूल्य वगैरह, उससे एसोसिएटेड ज्ञान, उन्हीं सभी का नए तरीके से देखना, उनको एक नया रूप देना, या हम ये कहें कि उन मान्यताओं, जो पुरानी मान्यताओं को हटाकर, या हम ये कहें उन पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यताओं को भी एक्सेप्ट करना, ये पुनः जागरण का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर पुनः जागरण में साइंटिफिक लॉ में, तो पहले अगर हम बात करते हैं तो रिलीजियस जो वैल्यूज़ जो थी या रिलीजियस इम्पोर्टेंस जो थी वो कम हुई। जो रिलीजियस टेक्स्ट में जो लिखा गया था, या हम ये कहें जो धार्मिक मान्यताएं थी, लोग पहले उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे, बट स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे जो है लोगों ने उनको चुनौती देना शुरू किया, या हम ये कहें उनका प्रश्न, उस पर प्रश्न लगाना शुरू किया, या हम ये कहें हिम्मत ये करी कि वे उसके बारे में सोचे कि ऐसा है या नहीं, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वह बात हमारे धर्म ग्रंथों में ही क्यों ना लिखी गई हो। अब उसकी वजह से ये हुआ, या हम ये कहें कि एक दौर ऐसा आया पुनः जागरण की वजह से, जिस दौर में मानववाद का उदय हुआ। ह्यूमैनिज्म, मानववाद जो है, मानववाद का जो है वो उदय हुआ। और मानववाद जो है उसमें पैट्रियार्क की बात करें, या हम जो है डिज़ाइंस ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें, या लियोनार्डो ब्रूनी की बात करें, ये सभी जो है उस समय के वहाँ पे बुद्धिजीवी रहे हैं। और उन बुद्धिजीवियों ने मानवता, या हम ये कहें मानववाद, खोई हुई मानवीय भावनाओं व ज्ञान का पुनर्जन्म। अब एक बात बताएं कि जब हम मानववाद की मीन्स व्यक्ति को सेंटर में रखा और बाकी सारी इंस्टीट्यूशन या सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो गई। अब कई बार क्या होता था, इससे पूर्व में दूसरी इंस्टीट्यूशन सेंटर में होती थी और व्यक्ति जो है वो सेकेंडरी होता था, व्यक्ति तो को मैंडेटरी। अब क्या है, व्यक्ति की सुविधा के अनुसार, व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अनुसार, या व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के अनुसार सामाजिक संस्थाओं का, या हम ये कहें ज्ञान का, या हम ये कहें अप्रोच का इस्तेमाल करने की जो एक सोच जो है डेवलप हुई, वो हम एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि
रीजनल लैंग्वेजेस का, प्रादेशिक भाषाओं का जब यूरोपीय समाज में उदय हुआ और इसके साथ साथ वैज्ञानिक, मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड लॉ भी हुए, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, आप एक दौर आपने देखा होगा पुनर्जागरण में कि चाहे हम लूनर सोलर एक्लिप्स की बात करें या हम डिफरेंट लॉ ऑफ स्टेजेस की बात करें या हम प्रिंटिंग प्रेस एंड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है वो इस दौर में हुए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन उस समय इस दौर में हुआ वो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना। और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये हुआ, इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस के साथ प्रादेशिक भाषाओं का उदय हुआ। और जब प्रादेशिक भाषाओं का उदय हुआ तो जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वहाँ पर, जो धार्मिक ग्रंथ थे, उन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ प्रादेशिक भाषाओं में। और जब ये धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में हुआ और प्रिंटिंग लोगों के पास इजीली अवेलेबल पढ़ने के लिए टेक्स्ट नहीं होता था, और जब प्रिंटिंग प्रेस से जो है छपाई हुई और वो मटेरियल जो है लार्जर क्वांटिटी में मिलने लगा और लोगों को प्रादेशिक भाषा में, बिकॉज बाइबल वॉज रिटन, या हम ये कहें धार्मिक ग्रंथ जो है वो हिब्रू लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, है ना। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा होती थी है, और हमारे ज़्यादातर जो है धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा जो है वो, मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मेरे को भी संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो ये आम भाषा नहीं थी, इलीट क्लास की भाषा थी, या जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो जानता था। जब आम भाषा नहीं होती थी और धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा था वो संस्कृत या हम ये कहें कि हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो लोग नहीं जानते थे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। बट जब इन सभी चीज़ों का अनुवाद हुआ और वे अनुवाद के बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस में छप कर वे कॉपीज़ या हम ये कहें वो मटेरियल जब लोगों को मिला और लोगों ने जो है उसको पढ़ा, तो बहुत सारी जो पुरानी सोच जो थी, जो जड़ता जो थी, या लोग जिस रिलीजियस चीज़ों के बारे में जो सोचते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा। और जब प्रश्न चिन्ह आया तो ऑटोमेटिकली जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे या रिलीजियस मान्यताएं जो थी, उनको लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया यूरोपीय देशों में। और जब लोगों ने उनको चैलेंज करना शुरू किया तो जो एक सुप्रीमेसी ऑफ चर्च थी, है ना, एक चर्च की जो प्रधानता थी, लोगों ने उस सुप्रीमेसी ऑफ चर्च का जो है वो को थोड़ा क्वेश्चन करने लगे या उस पे जो है तर्क देने लगे। तो जब लोगों ने उन सब चीज़ों का विरोध किया, है ना, जब विरोध किया तो लोगों को लगा, और अच्छा विरोध भी क्यों हुआ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। व्हेन एवरीथिंग मूव्स इजीली, जब हमें दाल रोटी वगैरह मिल रही है, हम आराम से रह रहे हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहे हैं, हमारा सारा कुछ सब कुछ सही चल रहा है, तो विरोध होता ही नहीं है। विरोध तब होता है कि जब व्यक्ति जो है उसकी बेसिक नीड की पूर्ति नहीं होती है, या चाहे वो नीड मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई उनके तो उन्होंने क्या किया, उनको अनरेस्ट डेवलप हुआ। और अनरेस्ट मतलब उनमें एक तरह का वो विरोध करने लगे कि भाई ऑब्वियस है, जब नहीं मिलेगा तो विरोध ही करेगा आदमी। अनरेस्ट हुआ, और इस अनरेस्ट में ये जो प्रिंटिंग प्रेस और क्योंकि क्या हुआ वहाँ जो फिलॉसफी जो थी वो स्पिरिचुअल थी, भाग्यवादिता वाली बात थी, है ना। अब भाग्यवादिता वाली बात में क्या होता है कि हमारे भाग्य में अगर जो दुख है
वो हमारी भाग्य या हमारे पूर्व में जो जन्म रहे हैं उसमें किसी कारणवश आज जो दुख मिल रहे हैं और हमें उसको चुपचाप भोग लेना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए या उस दुख को दूर करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स बहुत अच्छी बात कहता है, रिलीजियन इज़ अ ओपियम, एक नशा है, व्यक्ति को दुख सहन करने की ताकत है ना। तो जब लोगों ने इस चीज़ का रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट हुए, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने चर्च का चैलेंज किया, या हम ये कहें द फिलॉसफी विच वाज गवर्निंग, जो एक फिलॉसफी जो थी वो जो गवर्न कर रही थी उसका विरोध किया। और उसका ही नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, सभी में सभी चीज़ों का लोगों ने जो है एक तरीके से चैलेंज किया, या हम ये कहें विरोध किया, या हम ये कहें उसको पुराने को हटाने का प्रयास किया, उसकी जगह नई चीज़ों को स्थापना करने का प्रयास किया। उसको हम पुनः जागरण कहते हैं। और पुनः जागरण एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक घटनाक्रम यूरोपीय समाज में रहा, जिसने आने वाली घटनाक्रम को न्योता दिया, या हम ये कहें उसकी वजह से जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, काउंटर रिफॉर्मेशन हुए, ये पुनः जागरण की वजह से ही हुए। और पुनः जागरण ने एक बहुत बड़ी फिलॉसफी को जन्म दिया, वह है मानववाद। मनुष्य के हित में, मनुष्य को सेंटर में रख के जो है वह कार्य किया। और इस मानववाद ने जो है मानवता खोई हुई मानव भावना व मानव ज्ञान का जो है पुनर्जन्म हुआ, नए ज्ञान का विकास हुआ, धार्मिक कट्टरता की वजह से बहुत सारे प्रतिबंधों से मुक्ति हुई, है ना। और मानववाद ने जो है, मानववाद की वजह से सुधार जो है वह शुरू हुए। और इम्पोर्टेंट सुधार जिसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन और डेसिडेरियस इरास्मस इसके बहुत इम्पॉर्टेंट प्रवर्तक रहे। और कल हम जो है वो रिफॉर्मेशन की बात करेंगे। थैंक यू।